नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज अपने इस एपिसोड में एक बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक क्या है कहें तो ये एक शोध है, एक सर्वे है और ये जो सर्वे है ये हम सभी से जुड़ा हुआ है। सर्वे जो है ये कह रहा है कि अब 3 वर्ष शेष हैं, 3 वर्ष बचे हैं और ये जो 3 वर्ष बचने की बात कही जा रही है, ये एक नया शोध किया गया, एक नया सर्वे किया गया, स्टडी किया गया, जिसमें ये चेतावनी दी गई है कि जो क्लाइमेट चेंज है, जो जलवायु प्रभाव है, उस जलवायु प्रभाव के जो सबसे खराब प्रभाव हो सकते हैं, सबसे बुरे जो प्रभाव हो सकते हैं, उन प्रभावों से बचने के लिए अब दुनिया के पास, हम सभी के पास अब जो समय है वो बहुत ही कम बचा है। और ये कहा जा रहा है कि अब केवल 3 वर्ष शेष बचा है। अगर इन 3 वर्षों में बड़े स्तर पे सुधार नहीं किए गए तो फिर जलवायु परिवर्तन के सबसे खराब प्रभाव परिणाम झेलने के लिए हमें तैयार रहना होगा। इसी शोध की चर्चा करने वाले हैं। देखेंगे कि आखिर ये शोध क्या कहता है, किन किन स्तरों पर जो बदलाव हो रहे हैं दुनिया में, अलग अलग जो भी क्षेत्र हैं दुनिया के, उन बदलावों को ये सर्वे दिखाता है और बताता है कि इसके बाद और कितनी खराब स्थिति आने वाले समय में आ सकती है इस क्लाइमेट चेंज के कारण। तो आज इसी एपिसोड की, इसी मुद्दे की चर्चा करेंगे अपने इस एपिसोड में और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर भी डिटेल से बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें तो ये जो चेतावनी दी गई है ये जलवायु संकट के संदर्भ में दी गई है कि अब जो जलवायु परिवर्तन है उस परिवर्तन का जो प्रभाव है वो अब और भी तेजी से बढ़ेगा। तो ये क्लाइमेट जो चेंज है, इसी चेंज पर आधारित इसके जो अब इम्पैक्ट हैं, जो रिजल्ट्स आने लगे हैं, उन रिजल्ट्स के संदर्भ में ये खास चेतावनी दी गई है इस शोध में। और ये भी कहा गया कि जो जलवायु संकट है, क्लाइमेट जो क्राइसिस एक देखने को मिल रही है, उसके प्रति जो पूरा दुनिया है, जो वैश्विक उदासीनता है, उस पर जो वैज्ञानिक हैं, जो शोधकर्ता हैं, जो जलवायु प्रेमी हैं, पर्यावरण प्रेमी हैं, वो काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी चिंतित हैं। और हाल ही में ये जो शोध है ये जलवायु परिवर्तन और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के जो संकेतक हैं, ग्लोबल क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसके जो इंडिकेटर्स हैं, उन्हीं पर आधारित ये एक रिपोर्ट है। उसी रिपोर्ट के आधार पर ये कहा गया कि मौजूदा जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जो हरित गैसें हैं, उनका जो उत्सर्जन है, जो एमिशन का रेट है, अगर रेट वही बना रहा, वही उत्सर्जन का दर आगे भी बना रहा, तो अगले 3 वर्षों में ही जो दुनिया है उसका जो कार्बन बजट है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अब ये मीनिंग इसका क्या हुआ कि पूरा जो कार्बन बजट है वही दुनिया का समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब यही हुआ कि 1.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, जो एक रेंज है, जो सीमा है, जिसे पेरिस समझौते में निर्धारित किया गया था कि उससे अब बचना है, ये जो एक टारगेट दिया गया था वो टारगेट अब पूरी तरह से फेल हो जाएगा और अब उससे बचना लगभग असंभव हो जाएगा। ये जो शोध है, ये जो रिपोर्ट है, ये जलवायु वैज्ञानिक पियर्स जो फोस्टर्स हैं और उनकी टीम के द्वारा जो पूरा सर्वे किया गया है, उसी पर आधारित ये पूरा कह सकते हैं आर्टिकल है। उसी आर्टिकल को हम आपके सामने रख रहे हैं। डाउन टू अर्थ में ये प्रकाशित आर्टिकल है, वहां जाकर भी आप देख सकते हैं। डिटेल में इसके आंकड़े दिए गए हैं, उनका पूरा जो एक समरी है वो हम आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जलवायु परिवर्तन की जो मौजूदा स्थिति है, प्रेजेंट कंटेक्स्ट में जो सिनेरियो है उस पर हम बात करेंगे। जैसा कि कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड तोड़ जो गर्मी हुई है या जो बिगड़ता हुआ कार्बन बजट है, आखिर ये पूरा क्या कहता है, इसके संदर्भ में जो आंकड़े इस शोध में दिए गए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि तापमान में काफ़ी वृद्धि देखने को मिली है। जैसा कि आप भारत के भी संदर्भ में देख सकते हैं, इस बार खास तौर पे आईएमडी ने ये अलर्ट किया था कि भारत में गर्मियों में जो लू है, जो हीट वेव है, वो उसकी जो
फ्रीक्वेंसी है जो बारंबारता है वो अधिक रहेगी, नंबर ऑफ डेज जो हैं वो अधिक रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं ऐसे ही पूरे दुनिया की स्थिति है कि पूरे दुनिया में जो मानव जनित जो तापमान वृद्धि है वो अब देखने को मिल रही है। 2024-25 में इसके आंकड़े आ चुके हैं और इस कारण से तापमान में लगभग 1.36 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर में वृद्धि देखने को मिली। और कुल औसत वैश्विक तापमान है उसमें अगर वृद्धि देखेंगे तो 1.5 डिग्री सेल्सियस। ये देखिए एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। एक तरह से मानव जनित जो तापमान वृद्धि है वही 1.36 डिग्री सेल्सियस है और जो ओवरऑल देखेंगे वो 1.52 डिग्री सेल्सियस है। तो इसमें देखेंगे तो नेचर के स्तर पे जो तापमान वृद्धि हो रही है वो बहुत ही कम है। मुख्य रूप से जो तापमान वृद्धि है उसका जो कारण है वो मैन मेड है, वो मानव जनित कारण है। ग्रीन हाउस गैसों की अगर स्थिति की बात करें कि जो CO2 है, CH4 है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, इनकी जो सांद्रता है, इनका जो कंसंट्रेशन है उसका जो अब तक देखें कि जो एक रिकॉर्ड स्तर है उस रिकॉर्ड स्तर को इन गैसों का जो सांद्रता है वो पहुंच चुका है। ये गैसें धरती की जो उष्मा है उस उष्मा के संदर्भ में उसको वायुमंडल में फंसाकर जो जलवायु असंतुलन है उसको बदलने का या जलवायु असंतुलन करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इन्हीं की देखने को मिल रही है। इसको आप देख सकते हैं। इस व्हाट इज द जो कार्बन बजट है उसके बारे में बेसिक जो जानकारी है वो यहाँ पर दी गई है, इसको आप समझ सकते हैं। इसके अलावा देखिए जो चरम घटनाएं हैं वो क्या है कि अब देखने को मिल रही है, क्योंकि अत्यधिक जो गर्मी है, जो वर्षा है, उससे क्या हो रहा है कि अब तापमान में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अब सागरीय जो जलस्तर है वो लगातार परिवर्तित हो रहा है। कृषि, मानव स्वास्थ्य और जो अर्थव्यवस्था है उस पर जो गहरे प्रभाव हैं वो अब दिखने शुरू हो गए। तो इस तरह के जो परिणाम हैं वो अब दिख रहे हैं और इसी के संदर्भ में जो पूरा ग्लोबल स्तर पे जो इसके संदर्भ में जो रिएक्शन आया है अगर उसकी हम चर्चा करें कि जो UNFCCC और जो COP30 है इसकी जो भूमिका है कि इस तरह के जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, जो जलवायु में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, आखिर उसमें ये कर क्या रहे हैं। बड़े इस तरह के जो भी संगठन या इस तरह के जो कह सकते इकाई बनाई गई थी जो इसी पर कंट्रोल करने के लिए इस तरह के नियामक बनाए गए थे, इनकी क्या भूमिका है। तो देखिए COP30 जो जलवायु परिवर्तन है उस पर संयुक्त राष्ट्र का जो वार्षिक सम्मेलन है उस रूप में इसे जाना जाता है, जो कुछ महीनों में ही आयोजित होने वाला है। और इसमें देखें तो दुनिया के अधिकांश जो देश हैं वो इसके हस्ताक्षरकर्ता देश के रूप में हैं। और देखिए पिछला जो फरवरी 2025 तक हमने जो भी अपडेटेड राष्ट्रीय जलवायु जो योजना है वो इन्हें जमा करनी थी। लगभग 197 देशों की ये जो कह सकते हैं कि उनकी जो राष्ट्रीय जलवायु योजनाएं हैं उसको यहाँ पर जमा करना था कि आप जलवायु के संदर्भ में क्या कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब तक जो स्थिति है वो बदतर है। 197 देशों में देखेंगे तो केवल 25 देशों ने ही क्या की है कि अपनी राष्ट्रीय जलवायु जो योजना है वो क्या की है, वो जमा की है। यानी आप देख सकते हैं कि कितनी लापरवाही है विभिन्न देशों के स्तर पे। और ये भी देखने वाली बात है कि जो 25 देश अपनी राष्ट्रीय जो जलवायु योजना है उसको जमा किए हैं वो केवल कुल कार्बन उत्सर्जन में केवल 20% का योगदान देते हैं। यानी जो नहीं जमा किए हैं वो मेजर कार्बन एमिशन वाले क्षेत्र हैं, यानी 80% कार्बन एमिशन वाले क्षेत्र हैं। इनमें अगर अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका से केवल 3 जो देश हैं, सोमालिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे, उन्होंने ही अपनी जो राष्ट्रीय जलवायु योजना है या इस प्रक्रिया में शामिल हुए। बाकी जो 172 जो देश हैं अब तक उन्होंने अपनी जो योजनाएं हैं वो जमा ही नहीं की है। तो एक लापरवाही जो देखने को मिल रही है दुनिया के स्तर पे क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में वो काफ़ी चिंताजनक ये रिपोर्ट दर्शाती है। और राष्ट्रीय स्तर पे निर्धारित जो योगदान है, जो NDCs है, उसके अगर महत्व और अंतर की बात करें कि क्यों इतना महत्वपूर्ण ये हो जाता है, तो जो राष्ट्रीय स्तर पे जो राष्ट्रीय जलवायु जो योजना है जिसकी हम बात कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि ये किसी भी देश, किसी भी राष्ट्र की जो कानूनी और नीतिगत रूप से जो भी उसके कह सकते हैं कि प्रयास होते हैं वो ये दर्शाता है। और ये भी दर्शाता है कि जो वो देश है वो क्या कर रहा है कि जो कार्बन एमिशन है, जो कार्बन का उत्सर्जन है, उस उत्सर्जन को घटाने के लिए आखिर ये कर क्या रहा है, इसकी क्या अपनी रणनीति है। जलवायु अनुकूलन कह सकते हैं कि जो क्लाइमेट
जो अनुकूलन है उसके संदर्भ में आखिर ये जो राष्ट्र है वो कौन सी रणनीति अपनाएगा, और इसके अलावा जो पेरिस समझौते की कसौटी है उस पर कौन खरा उतरा। केवल देखें तो ब्रिटेन की जो योजना है वो पेरिस समझौते के लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य के अनुकूल पाई गई है। बाकी जो देश हैं उनकी योजनाएं या तो अपूर्ण है या महत्वाकांक्षी नहीं है, इस लक्ष्य को अचीव नहीं कर पा रही है। तो इस तरह के जो परिणाम है वो देखने को मिल रहे हैं। सबसे अधिक जो संकटग्रस्त और सबसे कम उत्तरदायी जो क्षेत्र माना गया है वो अफ्रीका महाद्वीप के जो देश हैं उन्हीं को इसके तहत शामिल किया गया है। अफ्रीका इज ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट चेंज, और इसके लिए पूरा एक इंडेक्स जो स्कोर है वो जारी किया गया है। जो भी क्लाइमेट रेजिलियंस ऑफ अफ्रीका कंट्रीज हैं, ये डेटा 2022 का है, जिसमें ये पूरा दर्शाया गया है कि आखिर वास्तव में स्थिति यहाँ पर किस प्रकार की है। क्योंकि जो अफ्रीका की स्थिति है, क्योंकि अफ्रीका में देखें तो सबसे अधिक क्या है कि अफ्रीका जो है वो जलवायु संकट से क्या हो रहा है, वो प्रभावित हो रहा है। लेकिन फिर भी जो अफ्रीकी देश है वो इसके लिए क्या है, वो सक्रिय नहीं है। कृषि जो क्षेत्र है अफ्रीका के विभिन्न देशों में देखेंगे तो जो कृषि सेक्टर है ये पूरी तरह से क्या है, अब फेल होता दिख रहा है। इसके बावजूद अफ्रीकी महाद्वीप में देखें तो वैश्विक उत्सर्जन, उस उत्सर्जन में जो योगदान है उसको लेकर एक बड़े स्तर पे जो प्रयास हैं वो नहीं देखने को मिल रहे हैं। और जो UNFCCC है उसकी जो अफ्रीका जलवायु जो सप्ताह है जो सितंबर 2025 के देखें तो अदीस अबाबा इथोपिया में आयोजन किया गया। तो इस तरह के जो भी जलवायु सप्ताह जो आयोजित किए गए उसका जो उद्देश्य यही था कि अफ्रीका कंटिनेंट के, अफ्रीका महाद्वीप के जो देश हैं उनके बीच में जो फिनेंस है, जो वित्त है, जो टेक्नोलॉजी है, जो तकनीक है और जो स्ट्रेटजी है, इन स्तर पे क्या किया जाए, सहयोग किया जाए। और राष्ट्रीय स्तर पे जो कहा जा रहा है कि जो राष्ट्रीय जलवायु जो योजना है उस योजना के स्तर पे खास तौर पे जो विभिन्न देश हैं वो क्या कर सके, वो तैयारी कर सके, तैयारी करने में सहायता प्रदान कर सके। यही नहीं, इस रिपोर्ट में G20 के संदर्भ में भी बहुत सारी बातें कही गई हैं कि G20 की जो भूमिका है, इसका जो अपना नेतृत्व है उसमें भी बड़े स्तर पर लापरवाही देखने को मिला है। क्योंकि G20 जो देश हैं और जो इनका उत्सर्जन है, तो G20 देशों का जो वैश्विक उत्सर्जन है उस उत्सर्जन में देखें तो लगभग G20 के जो देश हैं इनका जो योगदान है वो 80% तक है। खास तौर पे जो P5 देश है, कनाडा, ब्राज़ील, जापान, ब्रिटेन, इस तरह के जो सुपर पावर्स कहलाने वाले देश हैं, तो अब उनको इसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। और दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता के बारे में देखें तो G20 की जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो दक्षिण अफ्रीका से हैं। और ये अवसर है अफ्रीका क्षेत्र के लिए कि विकासशील देशों के लिए जो जलवायु वित्त है उस वित्त को प्राथमिकता देने का काम किया जाए, कम कार्बन अर्थव्यवस्था के संक्रमण को समर्थन प्रदान किया जाए। और इसके लिए क्या करना चाहिए कि जो जीवाश्म ईंधन है उस जीवाश्म ईंधन से जो मुक्ति है उसके लिए जो योजनाओं में कमी देखने को मिल रही है उन योजनाओं पर खास तौर पे फोकस करना होगा कि कितनी योजनाओं में जो फॉसिल्स फ्यूल है वो कम किया गया है। और अब तक देखेंगे तो पूरे दुनिया में जो 10 देश हैं, 10 जो कंट्रीज हैं, उन देशों ने अपने देखेंगे तो जो NDCS है उसमें क्या किया है कि कमी लाने का जो प्रयास है वो किया, जीवाश्म ईंधन से थोड़ी सी दूरी बनाने की रणनीति बनाई है। खासतौर पे अगर अपने एशिया और यूरोपीय जो संघ है उनकी बात करेंगे, एशिया में जो बड़े कह सकते हैं कि देश हैं चीन और भारत, और इन देशों की बात करें तो अभी भी इनकी जो स्थिति है उस हद तक नहीं है कि बड़े स्तर पे इसके लिए इन्होंने प्रयास किए हैं। इन देशों की जो योजना है वो वैश्विक जो जलवायु नेतृत्व है उसकी कसौटी आने वाले समय में बन सकती है। इस कारण से इनकी जो भूमिका है अब आने वाले समय में महत्वपूर्ण हो जाएगी। कोई अन्य देश इन्हीं के निर्णय को देखकर आने वाले समय में रणनीति तय करेंगे, इसलिए ये एक आइडियल या मॉडल या कह सकते हैं कि मार्गदर्शक भी बन सकते हैं। क्योंकि निर्णय का समय क्या होना चाहिए, क्योंकि जो भी सरकारें हैं अलग अलग देशों की, उन सरकारों को जलवायु से संबंधित जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों को और तेज
और कह सकते हैं पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। जो भी पॉलिसीज बनाई जाए वो जलवायु विज्ञान को केंद्र में रखते हुए बनाई जाए। विकसित देशों को ध्यान रखना चाहिए कि न्यायोचित जो वित्तीय सहयोग है वो लेना चाहिए। तकनीकी स्थानांतरण में अग्रणी भूमिका उन्हें निभाना चाहिए। यदि विभिन्न देशों ने महत्वाकांक्षी और जो विभिन्न योजनाएं हैं उसमें जो कोप 30 है उससे पहले अगर उन्होंने प्रस्तुत कर दी है तो उन्हें कहीं ना कहीं प्रमोट करना चाहिए। जैसे अगर देखें तो बहुत सारे मुद्दे हैं उसमें इस तरह के घटनाक्रम को देखा जा सकता है। दूसरी बात करें कि थोड़ा सा अगर जलवायु परिवर्तन की बात करें कि जो जलवायु परिवर्तन है वो क्या है, तो आप सभी जानते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है ये क्या है, एक आपदा के रूप में इसे डिफाइन किया गया। और ये आपदा एक सीमित क्षेत्र के लिए नहीं है बल्कि ये वैश्विक स्तर पे है, बड़े क्षेत्र के लिए। जो मानव की गतिविधियां विशेष रूप से जो फॉसिल्स फ्यूल है, जो जीवाश्म ईंधन है, उनके जलाने से, वनों की जो अविवेकपूर्ण तरीके से जो कटाई की गई है, जो औद्योगिक गतिविधियों को संचालित किया गया है, इन कारणों से ये स्थिति देखने को मिली है। और इस कारण से जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, इसका जो तापमान है वो क्या हुआ है, वो प्रभावित हुआ है। जो वेदर पैटर्न था, जो मौसम जलवायु का पैटर्न था वो प्रभावित हुआ है। जो इकोलॉजी सिस्टम था, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, उसमें क्या हो रहा है कि लॉन्ग टर्म के स्तर पे दीर्घकालिक जो परिवर्तन है वो परिवर्तन अब देखने को मिल रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि 2025 यानी कि अब जो समय चल रहा है, प्रेजेंट का जो समय चल रहा है, 2025 में जलवायु परिवर्तन से संबंधित कुछ नवीनतम जो घटनाक्रम है उनकी जानकारी मिल सकती है। जैसे अगर थोड़ा सा कुछ घटनाक्रम की बात करें तो रिकॉर्ड तोड़ जो गर्मी है जो अब हम फेस कर चुके हैं, इसके बारे में पूरी बातें भी कही गई हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार 2024 अब तक का सबसे गर्म वर्ष घोषित किया जा चुका है। और इसके जो रिजल्ट हैं सभी क्षेत्रों में दुनिया के देखने को मिल रहे हैं। जैसे भारत में देखें तो काफ़ी जो हीट वेव के मामले हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ डेज जो हीट वेव के वो बढ़ चुके हैं। तो इसी तरह से वैश्विक स्तर पर रिकॉर्ड तोड़ जो गर्मी है वो अब देखने को मिला है। चरम मौसम की जो घटना है उनकी जो बारंबारता है वो बढ़ चुकी है, जैसे गर्मी की लहरें, सूखा, बाढ़, तूफान। तो इस तरह के जो विभिन्न जो चरम घटनाएं ये देखने को मिल रही हैं। खास तौर पे अगर कुछ क्षेत्रों की बात करें तो अगर देखेंगे उदाहरण के तौर पे जैसे घाना है, आइवरी कोस्ट है, तो इस तरह के जो देश है ये खास तौर पे अब क्या है कि प्रभावित बताए जा रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि बड़े स्तर पे कहा जा रहा है कि शुरुआती स्तर पे भी जो गर्म की लहरें हैं, गर्म जो हीट वेव है वो क्या है कि यहाँ पर प्रभावित कर रही। जैसे इन क्षेत्रों में कोको जो फसल उत्पादन होता है उसकी फसल पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है और इस कारण से इन्हें काफ़ी स्तर पे नुकसान भी झेलना पड़ा है। सूडान में देखें तो वहाँ बाढ़ के कारण जो वहाँ के पशुपालक हैं वो प्रभावित हो चुके हैं। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। हिमनद और समुद्री जो बर्फ है वो पिघल रहे हैं। इसके बारे में पूरा जो डेटा है वो यहाँ पर दिया गया है। आर्थिक स्तर पे, आर्थिक कंटेक्स्ट में जो प्रभाव है वो भी देखने को मिल रहा है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से 2049 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रति वर्ष $38 ट्रिलियन का नुकसान होगा। और चरम जो मौसमी घटनाएं हैं ये क्या करेंगे कि आने वाले समय में दुनिया के सामने जो खाद्य संकट है उसकी स्थिति उत्पन्न कर देंगी। तो इस तरह के जो भी कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो वर्स्ट रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं क्लाइमेट चेंज के, इसके संदर्भ में जो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए जा रहे हैं थोड़ा सा उन पर हम एक नज़र डालेंगे। जैसे कोप 30 जो नवंबर 2025 में ब्राज़ील के अमेजन बेसिन में होने वाला है, जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक जो कार्रवाई है उसी पर ये पूरी तरह से फोकस होगा। और विभिन्न जो देश हैं वो अधिकांश अपने महत्वाकांक्षी जो राष्ट्रीय जलवायु योजनाएं हैं उनको इस कह सकते हैं कि कोप 30 में प्रस्तुत करेंगे। यही नहीं, कोप 29 में विकासशील देशों के लिए 2035 तक प्रति वर्ष $300 बिलियन की जो जलवायु वित्त सहायता की प्रतिबद्धता की गई थी। हालांकि ये कहा गया था कि जो नीड है उस नीड से ये जो जलवायु वित्त फंड है ये काफ़ी कम है। इसके अलावा देखेंगे 2025 में ये कहा जा रहा है कि लॉस एंड जो डैमेज फंड है 2025 में परिचालन इसका शुरू होगा, जो जलवायु प्रभावों से जो प्रभावित कमजोर देश हैं उन्हें आर्थिक स्तर पे ये सहायता करेगा। यही नहीं, तकनीकी प्रगति की अगर बात करें तो कार्बन कैप्चर, ग्रीन हाइड्रोजन, बैटरी स्टोरेज में जो नवाचार जलवायु लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने में अब एक आशाजनक जो कह सकते हैं कि पहल है वो अब देखने को मिल रहा है।
जो नवीकरणीय ऊर्जा है, सौर, पवन, इस तरह के, इनको अपनाने में अब धीरे धीरे वैश्विक जो समुदाय है वो तेजी ला रहा है। लेकिन अभी भी जीवाश्म ईंधन पर जो वैश्विक निर्भरता है वो एक बड़ा चुनौती बना हुआ है। भारत और दक्षिण एशिया में अगर प्रभावों की बात करें तो भारत और साउथ जो एशिया वाला पूरा क्षेत्र है, वहाँ पर तापमान और मौसम में बड़े स्तर पे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जैसे दक्षिण एशिया में देखेंगे तो ये आंकड़ा आ रहा है कि 2025 से लेकर 2029 का जो समय है, इस समय के दौरान जो औसत से अधिक जो वर्षा है वो हो सकता है, इसकी भविष्यवाणी की गई है। लेकिन मौसमी जो विभिन्नताएं हैं वो बनी रहेंगी। खाद्य संकट की स्थिति की इस कहीं ना कहीं पहले से घोषणा की गई है कि जलवायु परिवर्तन होने के कारण, क्लाइमेट चेंज होने के कारण क्या होगा कि जो फसलों की पैदावार है, वो जो फसलों की पैदावार है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। और इससे क्या होगा कि जो फूड कॉस्ट है, जो कीमतें हैं वो क्या हो जाएंगी, फूड कॉस्ट और पहले से बढ़ जाएंगी। तो ये एक बड़ा स्थिति देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य जो जोखिम है वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि गर्म जो लहरें हैं, हीट वेव हैं, जो वायु प्रदूषण है, उस कारण से स्लीप एपनिया और श्वसन संबंधित जो बीमारियां हैं वो भारत और साउथ एशिया में देखने को मिल सकती हैं। अब इसके लिए अगर समाधान की बात करेंगे तो पहली बात तो यही है कि उत्सर्जन में कमी लाइए, वैश्विक ग्रीन हाउस जो उत्सर्जन है उसमें कमी लाइए। और ये कहा जा रहा है कि 2030 तक अगर प्रयास नहीं किए गए, और ये भी प्रयास क्या है कि लगभग 43% एमिशन में अगर कमी नहीं लाई गई तो जो तापमान है उसे 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा तक बनाए रखना एक टफ कार्य हो जाएगा। इसके लिए जो नवीकरणीय ऊर्जा है, जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, या अन्य जो नवीकरणीय ऊर्जाएं हैं, उनके विकल्प को स्वीकार करना होगा। जो क्लाइमेट कह सकते हैं कि फंड है, विकसित देशों के लिए अधिक वित्तीय जो सहायता है वो प्रदान करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जागरूकता और विभिन्न देशों के स्तर पे जो नीतियां हैं वो लागू करना सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस तरह की बातें कही गई हैं। इसके अलावा भारत के संदर्भ में देखें तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में क्या है कि 7.93% की कमी दर्ज की गई है। इस तरह के आंकड़े यहाँ पर दिखाए गए हैं कि भारत ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन है उसको अपनी चौथी द्विवार्षिक जो अद्यतन रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की है। और इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 की तुलना में 2020 में ग्रीन हाउस जो गैसेज हैं उनके उत्सर्जन में कमी आई है, और ये जो कमी है वो लगभग 8% है। कुछ महत्वपूर्ण जो उपलब्धियां हैं वो भी यहाँ पर दर्शाई गई हैं। जैसे 2005 से लेकर 2020 के बीच में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में उत्सर्जन की जो तीव्रता है उसमें भी कमी देखने को मिली है। अक्षय ऊर्जा और वन आवरण के संदर्भ में भी बहुत सारे यहाँ पर आंकड़े दिए गए हैं जो पॉजिटिव कह सकते हैं कि इंडिकेशन दर्शाते हैं। इसके अलावा अगर थोड़ा सा उत्सर्जन स्रोतों के योगदान पर हम बात करेंगे तो ऊर्जा क्षेत्र में कुल उत्सर्जन जो है वो 75% से अधिक है, कृषि क्षेत्र में 13%, औद्योगिक जो प्रक्रियाएं हैं, जो उत्पाद उपयोग है वहाँ पर 8% है। अपशिष्ट में देखें तो ये 2.5% से अधिक यहाँ पर आंकड़े दर्शाए गए हैं। और जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो भी कह सकते हैं प्रमुख समझौते हैं, जो संस्थाएं हैं जो इस समय काम कर रही हैं, थोड़ा सा उस पर अगर हम बात करेंगे तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो UNFCCC है, यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, ये है। और ये जो संस्था है ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को क्या करती है, ये रोकने के लिए काम करती है। जलवायु परिवर्तन के जो खतरे हैं उन पर काम करती है, जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक सहयोग के आधार पर ये काम करती है। और इसकी जो स्थापना है रियो डी जेनेरियो के अर्थ जब समिट हुआ था, सम्मेलन हुआ था, उसी में किया गया था। इसके अलावा आप देखेंगे तो क्योटो प्रोटोकॉल है जिसका उद्देश्य विकसित देशों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए एक बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित करना है। समय अवधि इसकी आप देख सकते हैं 2005 से 20 थी पहला और दूसरा चरण, अब इसे और आगे एक्सटेंड करने की बात कही जा रही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पेरिस समझौता है 2015 का, विकसित देशों के लिए जो भी ग्रीन हाउस जो गैसेज हैं उसके संदर्भ में देखेंगे तो ये खास एक कह सकते हैं कि पहल करता है कि जहाँ पर 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे
यानी एक आदर्श रूप से देखें तो 1.5 डिग्री सेल्सियस है वहाँ तक सीमित करना है। सभी जो देश हैं, चाहे वो विकसित हों, विकासशील हों, उनके लिए एक स्वैच्छिक जो उत्सर्जन कटौती लक्ष्य है वो निर्धारित किया गया और इसके तहत 196 देशों ने इस पर सहमति भी जताई है, जिसे 2016 में लागू कर दिया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है जो ओजोन परत को नष्ट करने वाले जो पदार्थ हैं उन पर कंट्रोल करता है। और प्रमुख जो संस्थाएं हैं उसमें आप देखेंगे तो IPCC है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। और क्यों की गई थी? तो जो भी जलवायु परिवर्तन है उस पर जो भी वैज्ञानिक आकलन है, जो नीति निर्माण है, उसके लिए एक सुझाव प्रस्तुत करना और इसकी जो रिपोर्ट है वो नीति निर्माण का आधार बनती है। ऐसी यूनेप है, यूनाइटेड नेशन जो एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन पर ये सहयोग को बढ़ावा देता है। ग्रीन क्लाइमेट फंड है, इसको भी आप देख सकते हैं 2010 में UNFCCC के तहत इसे लाया गया था। उद्देश्य क्या था? तो विकासशील देशों को जलवायु अनुकूलन और सम्मान के लिए क्या किया जाए, फिनेंशियल एक सपोर्ट प्रदान किया जाए। और इंटरनेशनल जो एनर्जी एजेंसी है IEA, इसका जो कार्य है ऊर्जा नीतियों पर सलाह देना, स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देना और नेट जीरो जो उत्सर्जन है उसके नवीकरणीय ऊर्जा पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना। ऐसे ही एक और देख सकते हैं क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क जो गैर सरकारी संगठन के रूप में काम करता है। इसका पूरा अपना एक वैश्विक नेटवर्क है। जलवायु नीतियों पर जो भी निगरानी है वो ये देखता है। तो ये सारी बातें हमने देखी। इसके अलावा सतत विकास लक्ष्य भी आप देख सकते हैं कि जो भी UNFCCC है उसके तहत वार्षिक जो बैठक है COP है, उसी में इसको कहीं ना कहीं एक तरह से देखें बढ़ावा देने के लिए, जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था। और ग्लोबल जो क्लाइमेट एक्शन है, गैर राज्य जो शहर हैं, व्यवसाय हैं, उनको शामिल करने का ये एक महत्वपूर्ण पहल था। तो इसमें बहुत सारे जो लक्ष्य हैं उनको आप देख सकते हैं, अलग अलग सेक्टर से ये जुड़े हुए जो बड़े देख सकते हैं यहाँ पर 17 जो लक्ष्य हैं वो दिखे गए हैं। पहला नो पॉवर्टी, दूसरा जीरो हंगर, तीसरा गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग है, चौथा क्वालिटी एजुकेशन पे बात करता है, जेंडर इक्वलिटी पे बात करता है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, इसके अलावा अफोर्डेबल एंड क्लीन जो एनर्जी है, आठवां जो है वो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक जो ग्रोथ है। ऐसे ही 17 जो लक्ष्य हैं वो इसके तहत शामिल किए गए हैं। तो ये पूरा एक जो शोध आया था, जो रिपोर्ट आया था, उसकी हमने चर्चा की कि क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में अब क्या है कि पूरे वैश्विक समुदाय के सामने जो समय है वो काफ़ी कम है, क्योंकि इसके जो परिणाम आने वाले समय में है वो काफ़ी खराब होने वाले हैं, काफ़ी खतरनाक होने वाले हैं। और ये कहा जा रहा है कि लगभग 3-4 वर्षों में अगर बड़े स्तर पे वैश्विक समुदाय के द्वारा जो क्लाइमेट चेंज है उस पर अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले समय में स्थिति बड़ी ही भयावह होने वाली है। तो इसी शोध की, इसी स्टडी की हमने चर्चा की। इसी पर आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल कब अपनाया गया था? 1992 में, 1995 में, 97 में या फिर वर्ष 2000 में? तो इस तरह से हमने डिटेल में इस शोध, इस स्टडी की चर्चा की। इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण आंकड़े प्रदर्शित किए गए थे उन पर भी प्रकाश डाला। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।